चलो तो पहले हम लोग आरंभ करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। हमारे सिलेबस में ध्यान रखिएगा, हमारे पाठ्यक्रम में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है और इसलिए हम लोग ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों क्या है दूसरे क्षेत्रों से अगर हमको पकड़ने हैं वो सब भी हम लोग साथ साथ में करते चलेंगे। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे आपके लिए छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को समझना उतना ही आसान होता चला जाएगा। ठीक है बात। जियोग्राफी, जियोग्राफी टर्म का मतलब क्या है? जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है ना हमको, पहले जियोग्राफी शब्द को समझ लें। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या मतलब होता है इसका? अर्थ। और ग्राफी मतलब की टू स्टडी, मतलब कि अर्थ का, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? जियोग्राफी। अब पृथ्वी का हमको अध्ययन करना है। पृथ्वी कैसी हमारी? गोल मटोल सी है, हाँ कि ना? कुछ ऐसी पृथ्वी हमारी। अब ये जो हमारी पृथ्वी है यहां पर हमको पहले अध्ययन करना है क्या? इसके बारे में ऊपर में जो कुछ भी देखे, जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे कोई पहाड़ वगैरह बना रहा, कहीं पर हम लोगों को क्या दिखेंगे? यहां पर नदियां बहती हुई दिखेंगी। नदियों के बारे में हम लोग को अध्ययन कर लेना है। ऊपरी परत के बारे में, अर्थ क्रस्ट के बारे में, भूपरपट्टी के बारे में हम अध्ययन करेंगे ही, लेकिन भूपरपट्टी में ये अर्थ क्रस्ट में जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कारक क्या है? इनके अंदर में होने वाली कुछ घटनाएं। पहले कभी बचपन में आपने पढ़ा होगा कि भाई ये जो है ये क्या है? हमारा ऊपरी परत क्रस्ट, और ये जो है बहुत मोटी परत है यहां पर किसकी? एक प्रवार की। यहां पर क्या है हमारे पास में? मेंटल। और बीच में क्या है हमारा? कोर। क्या है यहां पर? कोर। तो अंदर में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही होती हैं, प्लेटों का टकराना, लावा जो है पिघलना। हम लोग देखेंगे क्या, वैसे हमारे सिलेबस में चूंकि आपदा प्रबंधन नहीं है, आपदाएं नहीं है, सिलेबस में कहीं से लेकर कहीं तक ये नहीं लिखा है, तो हम भूकंप, ज्वालामुखी, इनके बारे में, इनके जो डीप कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूंगा। ठीक है बात। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बातें हम समझेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको पढ़ना है हिमालय। तो आखिर हिमालय बना कैसे, ऐसी सब चीजों को समझने के लिए हमको पृथ्वी के पूरी जानकारी लेनी होगी। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमको क्या? बहुत सारी ऐसी बातें जो भारत के बनने की कहानी को बतलाएंगी। ठीक है, तो चलिए हमारे अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक डालिएगा इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, टॉपिक हमारा इंडियन ज्योग्राफी। और सबसे पहले समझेंगे हम लोग भारतीय भूगोल का सिलेबस। भारतीय भूगोल, क्या क्या पढ़ना होता है हमको भूगोल में, ये समझते हैं हम। तो सबसे पहला अध्याय हमारा आरंभ होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारत का एक सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय जो हम पढ़ेंगे, मूल रूप से हम भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भौगोलिक परिचय से क्या समझ में आता है हमें? भौगोलिक परिचय में हम क्या कुछ बातें करेंगे? तो भारत आखिर अवस्थित कहां पर है? यदि हम ग्लोब उठा करके देखें तो ग्लोब में आखिर भारत की स्थिति क्या है, इस बात को समझेंगे। ये जो है इसमें हमारी पृथ्वी में भारत कहां पर स्थित है? यदि हम इसको डिवाइड करते तो हम कुछ ऐसे अक्षांशीय रेखाओं में बांटते हैं इसको। यहां पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो सबसे बीच वाली है उसको क्या बोला जाता है भाई? विषुवत, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो हमारे भारत जो है ये इक्वेटर से ऊपर है या नीचे है? उत्तर में, दक्षिण में, किधर है? उत्तर में, नॉर्थ में है। ठीक है बात। और हम इसमें कुछ क्या है, सीधी रेखाएं भी खींचते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइंस भी ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? देशांतर कहते हैं। ऐसे होते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड्स
ऐसे होते हैं क्या? देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर लॉन्गिट्यूड मैं कहूं कि कहीं पर तो जीरो है, और हम सभी जानते हैं जीरो कहां पर है, ये लंदन से गुजरने वाली है ना, तो हम यहां से पूर्व में है कि पश्चिम में है? पूर्व कि पश्चिम? पूर्व में। किधर हम लोग? पूर्व में। इधर हमने कहा उत्तर और इधर हमने कहा पूर्व, तो कुल मिलाकर के यदि पृथ्वी को हम लोग 4 खानों में डिवाइड करें तो हम कहां पर हैं? उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, केवल इतना ही देखने से काम नहीं चलेगा। अब जब हम ये देख ही लेंगे, भौगोलिक परिचय में हम समझेंगे कि यदि यही हमारे भारत, तो भारत के अड़ोस पड़ोस में कौन है, इनको भी देखना होगा। बढ़िया, हमारे मित्र राष्ट्र हैं। अच्छा, मित्र नहीं है, कौन है? शत्रु भी हैं। अरे सीधे बोल सकते हैं हम लोग, पाकिस्तान चाइना मित्र थोड़ी जी हमारे। तो यहां पर बांग्लादेश को शत्रु मत बोलो, बेचारा रहमो करम पे जी रहे हैं हमारे, ठीक है। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे कुछ ठीक ठाक लोग भी हमारे आसपास में, और कुछ है क्या है, पाकिस्तान और चाइना जैसे। हम देखते हैं 3 तरफ से ये जो है हमारा भारत क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र पर किसका अधिकार है? पृथ्वी में देखोगे तो भाई जमीन के लिए तो इतनी लड़ाई हो रही है, जमीन के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, तो समुद्र भी तो लड़ाई से अछूता नहीं रहेगा। समुद्र के लिए भी तो अधिकार की लड़ाई होगी ना। तो समुद्र पर अधिकार के लिए लड़ाई को कैसे रोका गया, समुद्र पर किस देश का कितना अधिकार होगा, भारत का कितना अधिकार होगा, इसको लेकर के भी कुछ नियम कानून हैं। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कहां पर, सामान्य परिचय में। और थोड़ा अंदर की भी जानकारी लेंगे, थोड़ी बहुत बातें कि कौन कौन से राज्य किन दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं वगैरह वगैरह, ये सारा चीज देखेंगे हम लोग कहां, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। जब हम ये देख लेंगे तो ये जनरल एक इंट्रोडक्शन जब हमारा होगा, तो इसके बाद हमको देखना होगा कि भारत में कहां कहां पर कौन कौन से पर्वत हैं, नदियां हैं, पठारी क्षेत्र हैं। कुछ विशेष बातें हम लोग देखते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं क्या हिल्स या माउंटेन्स या प्लेन्स या वैलीज, यही सब देखते हैं हम लोग अपने आसपास में। पहाड़ और पर्वत अलग है क्या? नहीं है। क्या अंतर है भाई दोनों में? बहुत सारे अंतर हैं। श्रृंखलाबद्ध का होना या ना होना, माउंटेन रेंज, हिल रेंज सुने हो कभी? हिल सुने हो ना, पहाड़ सुने हो, पर्वत श्रृंखलाएं सुने होगे। हाँ, तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पर्वत पठार वगैरह पढ़ना चालू करें, मतलब फिजियोग्राफी पढ़ना चालू करें, भौतिक प्रदेश पढ़ना चालू करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये सब बने कैसे। और इसके लिए जानना होगा हमको भारत की भूगर्भिक संरचना। क्या जानना होगा हमको? भारत की भूगर्भिक संरचना को जानना होगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। दूसरा चैप्टर हमारा क्या होगा भाई? भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको इंडिया का, भारत की भूगर्भिक संरचना हमको पढ़नी है। आपने कभी कुछ शब्द सुना होगा जैसे आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित, है ना? इग्नियस रॉक्स सुने होंगे, या सुने होंगे आप लोग क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या है? ये मेटामॉर्फिज्म क्या है, या सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, आग्नेय शब्द क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग यहां जानेंगे। और ऐसे कुछ चट्टानों के बारे में पढ़ते हुए हम समझेंगे क्या कि भारत में कुछ अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं। भूगर्भिक संरचना हमारी थोड़ी सी भिन्न है। भारत में कई प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। हमारे यहां पर ही है क्या, आग्नेय आर्कियन चट्टान है, यहीं पर धारवाड़ है, कठोर चट्टानों में से एक। ग्रेनाइट पत्थर वगैरह मिलता है ना, जो ग्रेनाइट पत्थर जानते हो ना सभी, हाँ वो है आग्नेय चट्टान। जबकि हमारे पास कुछ ऐसे भी चट्टान हैं, आपने चूना पत्थर कभी छुआ है? भुरभुरा पाउडर जैसा हो जाता है। मैं चट्टान को भी तोड़ दूं बोलना किसी को, और चूना पत्थर कैसे दबोच लेना। ग्रेनाइट को तोड़ पाओगे? कठोर आग्नेय चट्टान है, उसको तोड़ना। लेकिन आप बालूका पत्थर को, चूना पत्थर को, है वो भी चट्टान, है वो भी क्या, चट्टान। लेकिन क्या है, रूपांतरित है, परतदार भी है, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि एकदम प्राचीन काल से पृथ्वी के उद्भव की कहानी, पृथ्वी के बनने की कहानी से, पृथ्वी किसी काल में सिर्फ एक भूभाग अर्थात पेंजिया था,
से लेकर के कैसे वो दो भाग में टूटा, फिर 7 महाद्वीप बने, और उसके बाद कैसे हमारा भारतीय उपमहाद्वीप बना। और इन सब बनने की प्रक्रिया में भारत में सबसे प्राचीनतम आग्नेय चट्टान भी है, और सबसे नवीनतम जो मिट्टी के तौर पर हमारे पास में है क्या, जलोढ़ मिट्टी। सबसे नवीनतम युग है होलोसिन युग, और होलोसिन युग में अभी भी असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, उनका फॉर्मेशन अभी हो रहा है। तो अलग अलग काल को भी देखेंगे हम लोग, जुरासिक युग क्या है, प्लिस्टोसिन युग क्या है, प्लायोसिन युग क्या है, ये सभी शब्दों को समझेंगे। और जब हम ये पढ़ रहे होंगे उसी समय हम लोग थोड़ा थोड़ा सा हिंट समझ लेंगे कि भूगर्भिक संरचना में जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन हमारे क्या है, फिजियोग्राफी को भी परिवर्तित कर रहा है, भौतिक प्रदेश को भी परिवर्तित कर रहा है। भारत देश में सबसे ऊपर पे हम लोग देखते हैं क्या है, हिमालय। सबसे टॉप लेवल पर क्या है भाई, हिमालय है। ठीक है, भारतीय भूभाग को यदि हम लोग देखना चालू करें, वैसे तो इतने बड़े भारत को हम लोग क्या है, अलग अलग रूपों में जब देखेंगे, देखो ये जो संपूर्ण हमारा भारत है, भारत में यहां पर क्या है हमारा हिमालय, ये पूरा क्षेत्र क्या है, हिमालय है। ठीक है बात। सबसे प्राचीनतम क्षेत्र के रूप में हमें जानना होगा कि यह क्षेत्र है हमारा क्या, प्रायद्वीपीय पठार। एकदम सबसे प्राचीनतम क्षेत्र, ये अरावली के लिए मैंने ऐसा बना रखा है। और ये जो मेघालय है ना, वास्तव में वो भी पठार है। क्यों और कैसे वो अलग दिखता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस बीच में ये जो हिमालय है और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसी बीच में फैले हुआ है क्या, पूरा का पूरा मैदान। क्या फैला हुआ है भाई, मैदानी हिस्सा। ये है पूरा मैदानी हिस्सा, किनारे किनारे में भी क्या है, मैदान। और इन सब के अलावा भारत के पास हैं कुछ द्वीप, कुछ तो किनारे किनारे यहीं पर हैं और कुछ थोड़े से दूर में, कुछ थोड़े से दूर में। तो ये जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, जिसमें हम लोग अलग अलग एक एक पहाड़, पर्वत, नदी, ऐसा ना करके हम भारत के भौतिक प्रदेशों को बांटते हैं 4 हिस्सों में। तो अगला अध्याय हमारा होगा कैसा, तीसरा चैप्टर जो होगा हमारा क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। और भारत के भौतिक प्रदेश को जब हम भूगर्भिक संरचना पढ़ते रहेंगे तो हम देखेंगे कि नया स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है उसमें भारत का जो भौतिक प्रदेश है, सबसे ऊपर में कौन होगा, यहां पर कौन है, हिमालय। क्या है यहां पर, हिमालय। उत्तर की विशाल पर्वतमाला कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं इसको, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। और उसके बाद दूसरा क्या है, मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। देखो ऐसा नहीं कि मैदान केवल यहां है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है मैदान, महानदी का मैदान। लेकिन यह संपूर्ण क्षेत्र आता किसमें है, प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, पठार के ऊपर भी 2-4 पर्वतमालाएं हैं, जैसे विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया। कुछ छोटे छोटे पहाड़ियां भी हैं, जैसे हमारे यहां पर ये दलहा पहाड़ वगैरह वगैरह, बहुत सिहावा पहाड़। तो ऐसे कुछ पहाड़ियां भी हैं। साथ ही साथ यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ पठार मिलेंगे, कुछ मैदान मिलेंगे, नदियां मिलेंगी। इस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं हम लोग क्या, प्रायद्वीपीय पठार। फिर आता है चौथे पार्ट में क्या, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और, तो भारत के भौतिक प्रदेश कितने भाग में है, पहला उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और, ये तीसरे चैप्टर में ये सारे हिस्से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बात, ये कब कब कैसे क्या बने इनको हमको देखना है। इसके पश्चात हम लोग जब यहां पर भौतिक प्रदेश पढ़ ही लेंगे तो यहां पर हम लोग बहा देंगे क्या, पानी। और इसलिए हम पढ़ेंगे क्या, भारत में अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, ड्रेनेज पैटर्न को। ड्रेनेज पैटर्न्स कैसे हैं इंडिया के, अपवाह तंत्र किस किस प्रकार के हैं, भारत का झुकाव किस ओर है, ये सारा चीज हमको समझ में आने लगेगा। कुछ नदियां हमारे पास ऐसे हैं, जैसे हम लोग देखें, अगर हम लोग अपने महानदी का गंगा से कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आता है हमको, बहाव। अच्छा, दोनों का बहाव अलग अलग है, पक्का एक ही तरफ है, ठीक है। और कोई
हम्म, गुड गुड गुड। ये एक हमको क्या है, ये एक आंसर आ रहा है कि भाई यहां से मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो गंगा जो है पहले यहां उत्तराखंड से निकल करके क्या है साउथ की तरफ, और फिर उसके बाद में साउथ ईस्ट की तरफ ऐसा मूव कर रही है ना। जबकि महानदी क्या है, यहां से निकल कर पहले क्या है नॉर्थ, फिर उसके बाद में ईस्ट की तरफ ऐसा मूव कर रही है, लगभग ऐसा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई लेंथ, हाँ ठीक है, उसकी लंबाई ज्यादा है। ठीक है, और कोई? सदा नीरा है, बिल्कुल सही बात। ये वो बात है जो मैं सुनना चाहता था, क्या कि गंगा नदी में हमेशा जल है, हमेशा पानी है, बरसात के समय भी और गर्मी में भी। जबकि महानदी यदि आप बरसात में उसके आसपास भटको तो इतनी प्रचंड दिखती है, एकदम विशाल गाय, आसपास वहां भटकने की क्या है, रूह कांप उठेगा। और आप चले जाओ अभी जनवरी फरवरी के बाद, आपको बीच महानदी में लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। सिरपुर चले जाएं घूमने तो वहां पर लोग स्पेशली वॉलीबॉल फुटबॉल लेकर के जा रहे थे, महानदी की बेइज्जती कर रहे होते हैं। अब जाओ जुलाई में देखना महानदी को, हालत गंभीर, वो कई फीट ऊंचे पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा होता है कि नहीं। ये अंतर क्यों है, ये अंतर क्यों है? ड्रेनेज सिस्टम में, अपवाह तंत्र में हम इन सब के बारे में जानेंगे कि हमारे पास कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के ग्लेशियर्स से पिघल करके निकलती हैं, जैसे कि हमारे पास है सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, जिसमें से एक उदाहरण हमने महानदी का देखा, इसके अलावा आप नाम सुनोगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी बहुत सारी नदियां। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका नाम आप जानते हो, नर्मदा तापी जानते हो, जुआरी मांडवी जानते हो, भरत पूछा पेरियार पांबा जानते हो, या वैगई ताम्रपर्णी, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इन सब नदियों को देखते हुए आप समझोगे कि ये सब के सब क्या होती हैं, ये वर्षा वाहिनी है। वर्षा वाहिनी मतलब वर्षा के जल को ही क्या करती हैं, ये बहा करके लेकर के जाती हैं। जबकि ये नदियां क्या है, सदा नीरा है। क्या है ये? सदा नीरा है, हमेशा इनमें क्या होता है, पानी जल होता ही है। तो अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे और वास्तव में अपवाह तंत्र का ही एक हिस्सा बनेगा, लेकिन हम इसको अगले अध्याय के तौर पर देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? कुछ जलप्रपात एवं झीलें। जलप्रपात और झीलें। जलप्रपात क्या बोलते हैं जी? और ठीक, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? कूट कोट, चित्रकोट। क्या है? चित्रकोट। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? सबसे ऊंचा, वो गेट को बंद करो। शटर को वहां से गिरा दो थोड़ा सा। ठीक, जब आप लोग को जाना रहेगा तो उस टाइम पर उसको ओपन करना, चले जाना, ठीक है? वो शाइन कर रहा है बोर्ड में। हाँ आजा, तेरी तो कमी थी, आजा आजा। अरे तुम भी हो? और कोई दोस्त यार साथ में है? नहीं है? पैर यहीं जमा खड़ा हूं ऐसी। अब ये सारे बकवास बात को रिकॉर्डिंग से काटना पड़ेगा ना, फिर कटा कटा सा आऊंगा, अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा उधर वाले हैं। हाँ भाई चलो, क्या देख रहे थे हम लोग? जलप्रपात और झीलें। तो जलप्रपात और झील के बारे में हम देखते हैं। ये भारत का सबसे चौड़ा तो हमने कह दिया चित्रकोट को। कौन है? चौड़ाई कितनी है इसकी? 300 फीट। ठीक, बिल्कुल ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? कुचिकल। कौन है? और जोगगर सुप्पा क्या है फिर? जोगगर सुप्पा।
आखिर कुचिकल को सबसे ऊंचा कहेंगे या जोगर सोप्पा को सबसे ऊंचा कहेंगे, इस बारे में भी हम लोग क्या है देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम मेजर करते हैं। ठीक है, जलप्रपात, झीलें, भारत की सबसे बड़ी झील, अब कोई वूलर बोल रहा है, कोई चिल्का बोल रहा है, लड़ लो आपस में फिर। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब वूलर झील। मीठे पानी मतलब फ्रेश वाटर लेक। भारत की भू अवस्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बेनाड झील। कौन सी झील? उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित झीलों में से सबसे बड़ी कौन सी है? लोकटक झील। इसको क्या बोला जाता है? तैरता हुआ झील। क्या कहते हैं इसको? तो ऐसे स्पेशल फैक्ट्स हम निकाल करके लेकर के आएंगे। यहां से पूछा जाता है कि कौन कौन सी झीलें क्या है। कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब कि जो मानव ने बनाया। जब भी हम डैम बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं हम लोग, तो डैम बनाने के बाद में पीछे जो जल भराव का क्षेत्र बनता है वो भी क्या है? एक प्रकार की झील ही है, मानव निर्मित है। तो ऐसे भारत में बनाई गई सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ना 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 ना, देखो वो सबसे लंबा डैम है। ठीक है, डैम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं डैम के द्वारा बनाई गई झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो बना हुआ है कहां? उत्तर प्रदेश में। और नदी आपको सुना सुना सा लगेगा, रिहंद नदी जो सोन में जाके मिल रही है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, सोन नदी में जाके मिलती है। और इसी क्षेत्र में जो है सोन में मिलने से पहले जो झील बनाया गया, गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उनके नाम पर रखा गया। याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत मैं कह रहा हूं, आगे चल के पूरा याद करते जाएंगे ऐसे बातों को हम लोग। जहां पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध कहां है? पंजाब। कहां है? पंजाब, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे सारे डैम वगैरह भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। पंजाब में जो डैम बना हुआ है उसका झील जो बनता है वो बनता है कहां? हिमाचल प्रदेश में। कहां बनता है? और उस झील का नाम है गोविंद सागर। वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा हुआ है, वो गोविंद सागर है। यहां जो बोला मैंने उत्तर प्रदेश में कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही सारे डिफरेंस को समझेंगे और बहुत सारे ऐसे कृत्रिम और जो प्राकृतिक झीलें हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहां से वन लीनियर फैक्ट जो है आपके एग्जाम में आते हैं, उन फैक्ट्स को आपको याद करना है। इसके बाद जब हम झील पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जिसे हम कहते हैं क्या? जलवायु। देखो ये सारी चीजें वास्तव में फिजियोग्राफी ही है। अपवाह तंत्र को देखना, झील वगैरह देखना, ये सब क्या है? फिजियोग्राफी के अंतर्गत आएगा। हम पढ़ेंगे इसके बाद क्लाइमेट। भारत की जलवायु कैसी है? भारत स्थित कहां पर है? यदि आप ध्यान से देखो तो पृथ्वी की स्ट्रक्चर, इसको देख करके ही हमको समझ में आने लगता है कि हम गर्म क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में है। ये हमारे पास 0 डिग्री के आसपास, और 0 से लेकर के हमको 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नीचे, ऐसा कुछ लाइन खींचते हैं। 30 से 60, 60 से 90, ऐसा कुछ कुछ होता है ना। कभी बचपन में पढ़े रहोगे। देखो ज्योग्राफी की आपकी पहली क्लास है, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसा समझ रहा हूं कि आप नाम सुने हो। पढ़ाऊंगा मैं आपको एकदम 0 से, चिंता मत करो। वो सभी लाइन का अर्थ ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन के टाइम जितना आपको आता है थोड़ा सा हम लोग शेयर करते हैं बातें, थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करेंगे। तो कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, सुना होगा कि सूर्य की किरणें यहां विषुवत वृत्त में थोड़ी सी ज्यादा पड़ती हैं, गर्म रहता है ये जगह, और ऊपर वाले क्षेत्र ठंडे रहते हैं। तभी तो इधर में बर्फ, इधर बर्फ, इतना तो कम से कम हमको पता है ना। तो जो लोग भी 0 के आसपास होंगे गर्म होंगे। इसको एक अच्छा शब्द कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं इसको? गर्म मतलब कि उष्ण, और कटिबंध का मतलब होता है 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जगह। जैसे अगर हम लोग कोई एक यहां पर भारत के बीच में भी ऐसा एक अक्षांश खींच देना, ऐसा और ऐसा, तो इनके बीच का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं कटिबंध। तो गर्म कटिबंध अच्छा नहीं लगा ना, हम बोले उष्ण कटिबंध। क्या बोले? इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। फिर हम देखते हैं कुछ ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं हम टेम्परेट रीजन। क्या बोलेंगे हम लोग? टेम्परेट रीजन। तो किस क्षेत्र में कैसी जलवायु होगी? एक तो हम लोगों ने देख लिया क्या है? उष्ण कटिबंधीय। कैसी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। साउंड आ रहा है?
तो देखो भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय, गर्म है, हम लोग गर्म वाले क्षेत्र में है हम लोग, ठीक है। उष्णकटिबंधीय के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में वर्षा कहां कहां पर होती है, कैसी होती है। तो हमें एक शब्द सुनने मिलेगा यहां पर, मानसून। क्या सुनने मिलेगा, मानसून। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में हम देखेंगे कि लगभग 12 महीने बारिश हो रही है, वर्षा लगभग 12 महीने। सबका कारण मानसून नहीं है, कभी कभी यहां पर क्या है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस का प्रभाव पड़ेगा, पश्चिमी विक्षोभ का, जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ेगा। अब आपके सामने नए नए शब्द आएंगे, ये वो बातें हैं। देखो जलवायु में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आप शायद नहीं जानते, या कभी कभी आप हो सकता है कि भूल गए हो। पर्वत पहाड़ तो आप बहुत सारे पढ़े हो, हिमालय कहाँ है, विंध्याचल कहाँ है, अरावली कहाँ है, ये सारी चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, जबरदस्त अध्याय आपके लिए रहेगा। यहां पर लगाएंगे हम लोग खूब सारा साइंस, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैसे वायुदाब बनता है, पवनें कैसे चलती हैं, वायु ऊर्ध्वाधर गति करने वाले, ऐसे पूरा साइंटिफिक यहां पर क्या है, रिसर्च हम लोग करेंगे। अल्नीनो क्या है, लालिनो क्या है, ठीक है बात, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, पूरे भारत भर में मॉनसून किस प्रकार भ्रमण करेगी, कब कहां कितना पानी गिरेगा। कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे यहां पर विदर्भ का क्षेत्र होता है, कम पानी गिरेगा। हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा है, जबकि ठीक नीचे यहां बुंदेलखंड बघेलखंड के क्षेत्र में कम वर्षा है। क्या कारण है कि जुलाई अगस्त में तमिलनाडु में लगभग वर्षा नहीं होती या कम होती है। क्या कारण है कि हम कहते हैं कि भारत में मॉनसून आता है दक्षिण पश्चिम से। किधर से आता है मॉनसून, दक्षिण पश्चिम से मॉनसून आता है, ठीक है बात। ये जो है हम लोग दक्षिण पश्चिम शब्द का प्रयोग क्यों किए, इन सभी शब्दों के बारे में हम लोग समझेंगे कहां, जलवायु में, ठीक है बात। जलवायु में एक चीज याद रखेंगे, भारतीय जलवायु कैसा जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब ये उष्णकटिबंधीय शब्द को डिफाइन करेंगे और मानसून शब्द को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारी मदद करेंगे, जैसे एडमंड हेली, वो हमारी मदद करने के लिए पहुंचेंगे। एडमंड हेली थोड़ी आसान भाषा में बताएंगे, बाद में कुछ और लोग आएंगे, भूगोलवेत्ता आएंगे, और वो थोड़े से और कठिन कठिन बात बोलेंगे। इन सभी को आसान तरीके से पढ़ना है हमको कहां, जलवायु में, ठीक है बात। जलवायु पढ़ने के बाद में अब भाई जैसी जलवायु होगी वैसी हो जाएगी वहां की क्या, मृदा, मिट्टी। क्या पढ़ेंगे फिर हम लोग, सॉइल पढ़ेंगे। भूमि के, सॉइल के बनने में, मिट्टी के बनने में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं क्या हैं, कारक बनते हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। यहां पर मिट्टी के बनने में एक तो जलवायु ही कारक है, पहला कारक। दूसरा वहां की भूगर्भिक संरचना भी कारक होगी, तो भूगर्भिक संरचना रिवाइज होगा हमारा यहां पर। जैसे अगर कोई आग्नेय चट्टान, कोई आग्नेय चट्टान, आग्नेय मतलब इग्निशियस रॉक्स जो हैं, यदि वो क्या हो जाए, डायरेक्ट पृथ्वी के गर्भ से निकल करके अगर भूपर पट्टी में क्या हो जाए, फैलने लग जाए, जल्दी ठंडा हो जाएंगे, वो जल्दी ठंडा होंगे और उनमें होगा क्या, मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, वहां पर जो है रूपांतरण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ऐसी कुछ चट्टान है बेसाल्ट लावा चट्टान। कौन चट्टान, एक प्रकार का हम लोग भूगर्भिक संरचना में देखते हैं, एक टर्म आता है दक्कन ट्रैप, बेसाल्ट लावा चट्टान, और इन्हीं बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने से बनती है काली मिट्टी। क्या बनती है, तो भूगर्भिक संरचना में आपको यदि पता है कि कहां कहां दक्कन ट्रैप है, आप समझ जाओगे वहां वहां क्या है, काली मिट्टी है। क्या क्या है, काली मिट्टी, ठीक है। ये जलवायु भी इसको प्रभावित करता है। जहां कहीं पर भी बहुत ज्यादा वर्षा होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होगी, तो वहां हो जाएगा क्या, सिलिकॉन का निक्षालन, लीचिंग प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं लेटेराइजेशन। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन के निक्षालन को ही हम लोग कहेंगे क्या, लेटेराइजेशन। और उसकी वजह से क्या बन जाती है, लेटेराइट मिट्टी। क्या बन जाती है। अब ये लेटेराइजेशन क्या है, सिलिकॉन क्या है, क्या होते हैं लेटेराइट मिट्टी, इन सब के बारे में बाद में देखेंगे। पहले हमको क्या करना है, टॉपिक्स को रिलेट करना सीखना है। अब जिस क्षेत्र की जैसी मिट्टी होगी और जैसा वहां का जलवायु होगा, उसी आधार पर वहां पर होंगे क्या, वेजिटेशन। पहले तो वनस्पति जगत पढ़ ले कुछ, और वो भी प्राकृतिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन।
प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन यहां पर हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियां, ये वनस्पति मतलब क्या होता है? वेजिटेशन मतलब। अच्छा, कभी डेसिडुअस शब्द सुने हो? डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव वन हो गए, पतझड़ वाले वन हो गए, या सदाबहार वन हो गए, ऐसे सुने हो ना सब? बस फिर और क्या है, वही सारी चीज पढ़नी है। मिट्टी में कुछ 8 प्रकार की मिट्टी पढ़ लेंगे, और उन मिट्टियों में होने वाले क्या देख लेंगे हम लोग? विशेष प्रकार के क्या देखेंगे? जो कोई भी वेजिटेशन, जिस भी प्रकार के क्या होने वाले हैं वहां पर वन वहां पर पाए जाएंगे, उनको देखेंगे। ठीक है बात? कैसे कैसे पर्वतीय वन कौन कौन से होते हैं? पर्वत में जैसे जैसे हम ऊंचे जाते जाएंगे वहां पर क्या है? पेड़ पौधों की आकृति, उनका प्रकार बदलता चला जाएगा। ठंडे क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन वाले पाए जाते हैं ना? कड़े कड़े है ना, देवदार, चीड़, स्प्रूस। हम देखते हैं कुछ होते हैं क्या जो सदाबहार होते हैं, महोगनी, सिनकोना, ऐसे कुछ होते हैं क्या, ये लोग सदाबहार होंगे। कुछ हम लोग देखते हैं जो क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पतझड़ वन, पर्णपाती वन, क्या बोलते हैं इनको? सबसे काम के वन यही लोग होते हैं, साल, सागौन, साजा, बीजा, इमारती लकड़ियां वाले, और बहुत सारे क्या हैं, औषधि वाले, आंवला, हर्रा, बहरा टाइप। इन कुछ वृक्षों के, या जैसे अचानक एग्जाम में आ गया, क्रिकेट का बैट किससे बनता है? किससे बनता है? लकड़ी से मत बोल देना, है ना? सबसे अच्छा आंसर तो ये होगा। हाँ हाँ, कौन सा? विलो, विलो ट्री से। किससे? विलो ट्री से। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हमको समझना है। हाँ, कहां थे हम लोग? क्रिकेट बैट में, है ना? क्रिकेट बैट में। तो क्रिकेट का बैट किससे बनता है? विलो ट्री से। ऐसे ऐसे चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत, नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव सबसे जबरदस्त, मैंग्रोव फॉरेस्ट, उनके बारे में देखेंगे। खारा और मीठा दोनों पानी में सरवाइव कर जाते हैं ये लोग। तो इनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे कहां? प्राकृतिक वनस्पति में। इसके बाद जब हमारे पास मिट्टी तैयार है, जलवायु पता है, हमारे पास नदियां हैं, डैम है, सब कुछ है, तो क्या कर लेना चाहिए हमको? कृषि स्टार्ट कर देना चाहिए। चलो फिर खेती बाड़ी करेंगे। कृषि का अध्ययन करेंगे हम। किस किस प्रकार की कृषि होती है? गहन कृषि क्या है? डबल फसल लेना किसे कहते हैं? जैविक कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? और एकदम देखो, ये जो है ना, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों का ही टॉपिक बनता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कृषि को कौन से सेक्टर में रखा जाता है? इकोनॉमिक्स पढ़े हो आप लोग? किस में रखते हैं हम लोग? प्राइमरी में रखते हैं ना। अच्छा ये बताओ, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या है? पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, दोनों मिक्स करना ही मिश्रित कृषि है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ देते हैं, मिश्रित कृषि क्या है? 2 फसलों को एक साथ बोना। कई लोग को लगता है हाँ 2 बो रहा है, मिक्स हो रहा है। इसे मिश्रित कृषि नहीं कहेंगे। पशुपालन करना और कृषि कार्य करना, इन दोनों को मिक्स करना क्या है? मिक्स्ड क्या है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है बात? तो कृषि के इन सभी चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ विशेष टॉपिक पर अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से फसल कहां कहां ज्यादा होते हैं। अगर मैं बोलूं चावल, तो सबसे ज्यादा कहां है? ओए होए, छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल। कहां होता है? वेस्ट बंगाल। क्या छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते बोल के छत्तीसगढ़ सोच लिए क्या तुम लोग?
छत्तीसगढ़ धान कटोरा क्यों बोल देते हैं फिर? हाँ, गुड। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है और बीच के मैदान में क्या होता है? धान। इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। ये टॉप पे नहीं है, मेरे ख्याल से इस साल ये 9th रैंक कुछ पर था, ठीक है, एकदम कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, लगभग 9वां 10वां के आसपास ही रहता है धान के उत्पादन में, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन है? उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन है? पंजाब। तीसरा कौन है? अब देखो, मैंने इशारे में बताया, ये पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है, ये पंजाब है, ठीक है। अब ये बात पढ़ने के लिए हमें वास्तव में सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? कौन कौन से राज्य है कहां पर, कौन कौन से राज्य हैं कहां पर, ये पता तो रहे। ज्वार बाजरा सरसों जैसी बात करूंगा, राजस्थान पहुंच जाओगे। सब्जियां, पूरे खाद्यान्न, पूरा दलहन तिलहन, अगर ऐसी बात करें, मध्य प्रदेश लगभग एवरेज में हमेशा फर्स्ट या सेकंड पर रहेगा। यदि हम बात करें जूट की, तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर है, बिहार सेकंड पर, असम थर्ड पर। तंबाकू की बात करें, गुजरात फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो है बहुत सारे फसलों को भी हम लोग याद करेंगे कि कौन कहां पर हो रहा है और कितना रैंक उनका भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है बात। ये होगा क्या? कृषि। कृषि के बाद में यहीं पर हम लोग क्या देखेंगे भाई? खनिज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? खनिज पढ़ेंगे। मिनरल्स कहां मिलेंगे? ये लोग भूगर्भ में ही ना। इसका मतलब इसके लिए भी हमारे भूगर्भिक संरचना वाली बात काम में आ जाएगी। देखो, इसी को पढ़ करके हमको समझ में आएगा मिट्टी कैसा है, मिट्टी के ऊपर उगाएंगे फसल, और इसी से ही निकालना है हमको क्या? खनिज। अगर कहीं पर धारवाड़ चट्टाने हमको याद आ गया तो हम समझ जाएंगे वहां से क्या मिलेगा? लोहा या सोना। जैसे कर्नाटक क्षेत्र के धारवाड़ चट्टानों से हमें मिलती सोना। KGF मूवी देखे हो ना? हाँ, बस बस बस। कोलार गोल्डफील्ड, कोलार, कुद्रेमुख की पहाड़ी, ये सब क्या है? सोने की खान। और वही धारवाड़ छोटा नागपुर पठार में मौजूद है, लोहा ही लोहा। क्या है? लोहा। वही धारवाड़ हमारे यहां पर दंडकारण्य के पठार में है, लोहा ही लोहा। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, बैलाडीला की पहाड़ी, लोहा निकलता है, सीधा भेज देते कहां? जापान। दल्ली राजहरा वाला खत्म हो गया, भिलाई स्टील प्लांट यूज कर डाला लगभग पूरा। अब कहां से आ रहा है? रावघाट से आ रहा है। कहां से आ रहा है अब? छोटा नागपुर। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास में धारवाड़ क्रम की चट्टाने दंडकारण्य में है, वैसे ही कहां पर है? यहाँ छोटा नागपुर पठार में। तो यहां भी खूब सारे क्या हैं? लौह इस्पात संयंत्र बैठे हुए हैं। तो किस चट्टान से किस प्रकार का क्या निकलना है? खनिज। ये हमको समझ लेंगे यहीं पर भूगर्भिक संरचना में। आगे चल के खनिज पढ़ने में होगा क्या? आसानी, ठीक है बात। जहां कहीं पर भी गोंडवाना क्रम की चट्टाने होंगी, क्या मिलेगा? कोयला। क्या मिलेगा? कुड़प्पा क्रम की चट्टाने होंगी, क्या मिलेगा? चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर, ठीक है बात। ऐसी चीजों को, खनिज को अध्ययन करने के लिए हम लोग पहले क्या है, ये चैप्टर 2 को रिवाइज करके रखेंगे। अब हमारे पास जब वन है, कृषि है और खनिज है, तो हम अब काबिल हो चुके हैं किसके? उद्योग बनाने के। क्या बना देंगे हम लोग? उद्योग बना देंगे। अगला अध्याय हमारा होगा क्या? 11वां अध्याय हम लोग लिख लेंगे क्या? उद्योग। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग यही 3 हैं। या तो उद्योग होगा कैसा? वन आधारित, कागज फैक्ट्री वगैरह, रबड़ फैक्ट्री वगैरह, वन आधारित उद्योग। दूसरा या तो होगा वो कृषि आधारित। आप पहुंचो धमतरी से लेकर के तिल्दा के बीच में, आप देखोगे इतने सारे राइस मिल क्यों हैं? क्योंकि धान का कटोरा बोले थे ना थोड़ी देर पहले। आप कवर्धा क्षेत्र चले जाओ, महामाया शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना, सब वहीं पर क्यों पड़ा हुआ है? कवर्धा क्षेत्र में गन्ना है। वहां पर कृषि आधारित उद्योग। क्या देखते हैं हम लोग? कृषि आधारित उद्योग। तो उद्योग होंगे क्या क्या? एक तो वन आधारित उद्योग, जिसमें आ जाएगा कागज, रबड़ इत्यादि। फिर कृषि आधारित उद्योग हम लोग देखेंगे खूब सारे, शक्कर या राइस मिल वगैरह, ऐसे बहुत सारे और हैं। फिर हम देखेंगे क्या? खनिज आधारित उद्योग। भिलाई स्टील प्लांट वहीं पर क्यों बनाया गया? दुर्ग में ही क्यों है? क्योंकि वहीं है दल्ली राजहरा, मिल गया क्या? लोहा। अच्छा, स्टील प्लांट बनाने के लिए जितना लोहा चाहिए उतना ही चाहिए कोयला। तो भाई हमारे कोरबा में कोयला भी तो पर्याप्त है। और ज्यादा अच्छा क्वालिटी का चाहिए होता है तो हम लोग उठा के ले आते हैं। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से उठा के ले आते हैं। लेकिन
हाँ क्या देख रहे थे हम लोग? स्टील प्लांट जितना लोहे की जरूरत है उतनी ज्यादा क्या जरूरत है इसको? कोयले की। देखो लॉ, अगर ये स्टील प्लांट है, ऐसा नहीं लोहा उठाया और बन गया, हमको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो एक तो सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज क्या चाहिए? कोयला। हमने कोरबा से क्या ले आए हम लोग? कोयला। इधर क्या निकल करके ले आए हम लोग? लोहा। और बना रहे हैं क्या? खूब सारा स्टील। भिलाई स्टील प्लांट का जो हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इंडिया में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब भिलाई को छोड़ करके हम लोग अगर आगे बढ़े, यहां पर छोटा नागपुर पठार पड़े ना, धारवाड़ पड़े यहीं पर, छोटा नागपुर पठार में हम याद करेंगे क्या? धारवाड़। छोटा नागपुर पठार में कह रहा हूं तो इमेजिन करो झारखंड को। किसको? झारखंड को। यहां पर आपको मिलेगा बोकारो, जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट, या अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ जाना चाहेंगे तो दुर्गापुर या बर्नपुर कुल्टी, या नीचे अगर आएंगे राउरकेला का क्षेत्र, ये सब भी तो स्टील प्लांट है ना। क्यों? छोटा नागपुर पठार धारवाड़ है। धारवाड़ है मतलब क्या? वहां पर लोहा। मजे की बात यह है कि छोटा नागपुर पठार में गोंडवाना भी है, मतलब कोयला भी है। अब कोयला भी है और लोहा भी है, बनाए जा रहे हैं स्टील प्लांट एक से एक। क्या है यहां पर? स्टील प्लांट खूब सारे। ठीक है बात। तो ऐसी चीजों को हम देखेंगे कहां पर? इंडस्ट्रीज में, कि कहां पर क्या चीज मौजूद है, उसके आधार पर हम लोग को याद रखना होगा। देखो ये रटने की बात आपको लगेगी, यदि आप उठा करके कोई भी वन लिनियर फैक्ट वाली बुक उठा के देखो तो आप फिर रटने लग जाओगे। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट है। विशाखापट्टनम में क्या है? स्टील प्लांट है। या तो वन लिनियर फैक्ट याद करो, या तो फिर थोड़ा बुद्ध, एकदम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहा, भविष्य का अधिकारी हो, सोचो कि गवर्नमेंट स्टील प्लांट कहां ओपन करेगी और क्यों ओपन करेगी? एटलीस्ट जहां पर परिवहन का साधन अच्छा है, लोहा और कोयला दोनों है। लोहा और कोयला दोनों है। बुद्धि का प्रयोग करोगे, ओपन करोगे माइंड, तो आपको धीरे धीरे आंसर मिलने लग जाएगा। क्या? देखो मैंने कहा हमारे यहां छत्तीसगढ़ में बैलाडीला में जितना भी लोहा निकलता है उसको हम कहां भेजते हैं? जापान। और जापान भेजते हैं हम लोग कहां से? ट्रेन रूट से विशाखापट्टनम पहुंचाते हैं, और विशाखापट्टनम से फिर भेजते हैं कहां? जापान। ठीक है बात। इसी भिलाई स्टील प्लांट में जब एंथ्रासाइट कोयले की जरूरत पड़ती है, भारत में एंथ्रासाइट कोयला नहीं मिलता, कोयले के होते हैं 4 टाइप। सबसे टॉप क्वालिटी क्या होता है? एंथ्रासाइट। ठीक है, लगभग नहीं है हमारे यहां। जब भी हमको जरूरत पड़ती है हम मंगाते कहां से? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कहां आता है वो? विशाखापट्टनम। हम यहां से लोहा भेज रहे हैं और कोयला यहां पर, मतलब दोनों अवेलेबल हुआ। वहां उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या है? दोनों अवेलेबल तो है। मतलब हमने बना दिया विशाखापट्टनम में भी क्या? स्टील प्लांट। भले ही वहां पर ना लोहा खनिज है, ना वहां पर क्या है? कोयला खनिज है, लेकिन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है ना। बुद्धि लगाओगे समझ में आ जाएगा कि क्यों यहां पर क्या है? स्टील प्लांट बनाया गया। समझ में आई बात? तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि कॉन्सेप्ट पकड़ते चले तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमको। मैंने कहा उद्योग, और उद्योग के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? यहीं पर परिवहन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिवहन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन हम लोग यहां पढ़ेंगे। देखो परिवहन का एक उदाहरण अभी मैं बताया कि वो क्या है, हमको इंडस्ट्रीज को कैसे जोड़ता है। देखोगे आप लोग मालगाड़ी खूब सारा है ना, मूव करते देखते होगे। तो इन सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। देखो वास्तविकता में पीएससी में जो है ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसको जब बेसिक चीज को हम लोग समझ जाएं, करंट अफेयर पढ़ने में आसानी होगी। आप सुनो कभी भारतमाला प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज, ऐसा पढ़ते हो? अचानक कभी आपके सामने एक प्रश्न आ जाता है कि उस बंदरगाह का नाम बताइए जिसे विभाजन का दत्तक पुत्र कहा जाता है। मतलब कि जब हमारा पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान, उसके बाद में उस क्या है, उस डॉकयार्ड को डेवलप किया गया था। कौन है वो? मुंबई। मुंबई अंग्रेजों के टाइम से डेवलप्ड है। गुजरात, कांडला। कौन है? अरे भाई कराची हमारे पास से चला गया ना, तो मुंबई का लोड कम करने के लिए कोई तो चाहिए। तो मुंबई का लोड कम करने के लिए हमको चाहिए, हम कहां डेवलप कर देंगे? गुजरात में। कहां डेवलप करेंगे? गुजरात में।
ठीक है बात। कांडला, अरब की रानी किसे कहते हैं? किस बंदरगाह को अरब की रानी कहते हैं? कोचीन। किसे कहेंगे? ऐसे कुछ कुछ फैक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कहां? इस ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है केवल उस पर ही चर्चा होगी। कहां? परिवहन में। बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर तक हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? जनसंख्या। जनसंख्या में क्या पढ़ना होता है हमको? गिनती गिनने थोड़ी ना बैठ जाएंगे जी। हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे इसमें कैलकुलेशन समझेंगे, कहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कहां पर ग्रोथ रेट कितना है, कहां पर शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर कितना है, कहां पर क्या है, सेक्स रेशियो कितना है, शिक्षा का स्तर कितना है, साक्षरता दर कितनी है। इन सभी बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे और ये सब जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने क्या किया था कुछ दिन पहले, क्या किया हम लोग? ये दमन, दीव, दादर, नगर हवेली को मिक्स कर दिए, मिला लिए। जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, हमने उसको क्या बना दिया? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? यह चीज पता कब चलेगी? जब हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, अब 19 की बात है जो हमने बनाया, और 19 से लेकर अभी तक कितना परिवर्तन आया, तो हम इन सभी आंकड़ों को देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा कि आंकड़े क्या कहते हैं, बेरोजगारी दर कैसा है वहां पर, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब कुछ बताता है हमको कौन? पॉपुलेशन का स्टडी। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहां? पॉपुलेशन में। जैसे छत्तीसगढ़ में बड़े गर्व से हम लोग बताते हैं बेरोजगारी दर कितना है। देखो बताते हैं, महसूस क्या करते हैं वो अलग बात है, बताते हैं वो अलग बात है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे होता है पता नहीं, ये तो हमारे भी समझ से बाहर है, लेकिन जो भी कैलकुलेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इतना इतना बताया गया है। भारत की जनसंख्या कितनी है? अच्छा, ये सारा अध्ययन हम लोग करेंगे 2011 वाला ही, क्योंकि 2021 वाला रिपोर्ट तो आया नहीं है और आने की उम्मीद भी नहीं है अभी। ठीक है, लगभग 2026 बोला जा रहा है, उससे पहले पहले नौकरी लगा लो। नए आंकड़े आए उससे पहले पहले पुराने आंकड़ों में ही क्या है, नौकरी लगा लो। देखो दोनों में फायदा है। अब जनगणना रिपोर्ट इतना पुराना हो गया है कि यहां से क्वेश्चन बहुत रेयरली आएंगे, नहीं आ रहे हैं, तो आप इधर में अगर ध्यान लगाओगे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या है कि करंट में जो चीजें चल रही होती है ना उसको लेकर के ज्यादा क्वेश्चन आता है। मेन जो क्वेश्चन है आपको इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन दिखेंगे प्रीवियस ईयर उठा करके देखना, आपको ये चैप्टर नंबर 8 तक यहीं तक के क्वेश्चन दिखेंगे। ये सब बाकी जो है करंट अफेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत आता है तो आता है। ठीक है, मेनली क्वेश्चन कहां तक आते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बता दूं आपको भौतिक प्रदेश से आना है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जलवायु से, खत्म। पूरे इंडियन ज्योग्राफी की जान है दोनों 3rd एंड 6th, यही से ही बेसिक ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आने। ठीक है बात, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये रहने वाले हैं। तो 2021 के अनुसार ही हम लोग 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे किसको? पॉपुलेशन को। ठीक है, ये होने वाला है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पूरा क्या सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है बात, ये चीजें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, और इनको अध्ययन करने के लिए, इन सबको अध्ययन करने के लिए जितने भी आपके पास में क्या है, जो लोग भी लाइनिंग वाली कॉपी में अभी लिखने की कोशिश कर रहे हो, चेंज कर लो। क्या करना है हमको? ब्लैंक वाली कॉपी बनाना है, और जो बोर्ड में बनाता जाऊं पूरा मैप ही मैप ड्रॉ करते जाना है, थ्योरी ज्यादा नहीं लिखना है हमको। क्या करना है? मैप ही मैप बनाना है। तो मैप बनाने के लिए पहले मैप सीखना पड़ेगा ना, तो शुरू करेंगे हम लोग क्या? मैप बनाना सीखना। ठीक है बात, ये सिलेबस समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अगला अब हम लोग क्या सीखेंगे? मैप। ठीक है, चलो।